सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने होम्योस्टेसिस पढ़ा था, उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हम लोगों ने बिल्कुल शॉर्टली पढ़ा था, उनका इंट्रोडक्शन। अभी हम लोग होम्योस्टेसिस का फंक्शन पढ़ेंगे इन डेप्थ। सो व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, सॉरी फंक्शन मैंने गलती से बोल दिया, होम्योस्टेसिस का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। सो व्हाट इज़ मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस, द इंटरनल चेंजेबल फैक्टर्स ऑफ बॉडी लाइक, जो हमारी बॉडी के इंटरनल अंदरूनी चेंजेबल फैक्टर्स हैं। चेंजेबल फैक्टर्स का क्या मतलब है कि जो फैक्टर्स हमारी बॉडी में चेंज होते रहते हैं, ये चेंज हो सकते हैं, वो फैक्टर्स, वो चीज़ें हमारी बॉडी में जो चेंजेबल हैं वो कौन कौन सी हैं? सॉल्यूट्स हैं, यानी कि हमारी बॉडी के नमकियात। सॉल्यूट्स कौन सी होती हैं? जो चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं। और हमारी बॉडी की कौन सी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं? नमकियात, जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें। ठीक है। वाटर हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट चेंजेबल है। वाटर कम ज़्यादा हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, हमारी बॉडी का पानी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। टेम्परेचर हमारी बॉडी में चेंज हो सकता है, बुखार होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी में चेंजेबल फैक्टर्स हैं, जितनी भी अंदरूनी हमारी बॉडी की चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं वेरिएबल्स। मैथ्स में भी, अलजेब्रा में भी अगर आप देखो तो वेरिएबल्स कौन सी चीज़ होती हैं? वेरिएबल्स वो सारी चीज़ें होती हैं एक्स, वाई, ए, बी, ये जो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। अगर 2 है, 2 तो 2 रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 2 तो 2 रहेगा, 2 तो चेंज नहीं होगा। बट एक्स की वैल्यू कभी 2 भी हो सकती है और कभी 5 भी हो सकती है। ठीक है। तो मैथ्स में भी जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज आ सकती हैं, वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। उसी तरीके से बायो में भी हमारी बॉडी के अंदर वो जो सारी चीज़ें जो चेंज हो सकती हैं टाइम टू टाइम, वो सारी चीज़ें वेरिएबल्स कहलाती हैं। ओके, सो दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल एनवायरमेंटल चेंजेस। और ये जो सारी चीज़ें हमारी बॉडी में क्यों चेंज होती हैं? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। एक हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेस आई हैं तो उसकी वजह से इन चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, असर पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ें भी चेंज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसमें हम बैठे हैं, बहुत ज़्यादा हमने मतलब बहुत ज़्यादा पानी में हम भीगे हैं, तो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से हमें क्या हो जाएगा? बुखार हो जाएगा, हमारी बॉडी का अंदरूनी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है। ये एक एग्जांपल है कि कैसे बाहर की एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से हमारी बॉडी की इंटरनल चीज़ों में चेंज आता है। फिर आगे, द वेरिएबल्स हैव आइडियल और नॉर्मल वैल्यू इन द इंटरनल एनवायरनमेंट। अब जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में, उनकी एक नॉर्मल वैल्यू होती है, यानी कि एक आइडियल वैल्यू होती है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, एक परफेक्ट वैल्यू होती है कि अगर इतनी वैल्यू हो तो हमारी बॉडी के अंदर की चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। आइडियलाइज उनको किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारी कोई ना कोई आइडियल पर्सनैलिटी होती है कि जिसको देखकर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हाँ इसकी तरह हो, ये बहुत अच्छा है। हम हर कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी को आइडियलाइज करता है। ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से हमारी बॉडी की ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे सॉल्यूट्स हो गए, वाटर हो गए, टेम्परेचर हो गया, सारी चीज़ें भी आइडियल होती हैं। इनका भी एक फिक्स्ड जो है, इनकी भी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। हाइट में हो तो कुछ और होता है, उसके यूनिट पर भी तो डिपेंड करता है ना। अब टेम्परेचर फिक्स है, अगर उससे ऊपर या नीचे होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारी बॉडी का बीपी 88/120 होना चाहिए। ठीक है। ये एक आइडियल वैल्यू है उसकी, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है। फिर उसके बाद दिस नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड सेट पॉइंट। अब ये जो वैल्यू फिक्स की गई है, ये वैल्यू क्या कहलाती है? ये वैल्यू कहलाती है सेट पॉइंट। ठीक है। कि इतना पॉइंट जो है वो आपका सेट पॉइंट है, इतनी वैल्यू आपकी एक फिक्स्ड वैल्यू जो है वो आपका सेट पॉइंट है। अगर उससे ज़्यादा कोई वैल्यू एक्सीड कर जाएगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी, अगर कम हो जाएगी तो भी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो हर चीज़ के लिए हमारी बॉडी में एक सेट पॉइंट होता है। दिस वैल्यू इज सेट और स्टोर्ड इन मेमोरी। ये जो वैल्यू होती है, जिस तरीके से कंप्यूटर में कोई वैल्यू फिक्स हो, जो चीज़ होती है वो स्टोर हो जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी में जो सेट वैल्यूज़ होती हैं सारी मेमोरी की तरह स्टोर हो जाती हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के कंपोनेंट्स 3 हैं। कौन कौन से? रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, और एक नेक्स्ट पेज पर होगा, अभी देखते हैं। रिसेप्टर, द पार्ट ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच डिटेक्ट्स द चेंज स्टिम्युलस।
द चेंज में बी आइदर एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल चेंज। ओके, सो रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर हमारे कंट्रोल सिस्टम का वो पार्ट है जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है। जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करने का क्या मतलब है कि किसी भी चेंज को पता करता है कि हाँ हमारी बॉडी में ये चेंज आया है, जिसे वो चेंज महसूस हो जाते हैं। हमारी बॉडी के जिन पार्ट्स को वो चेंज महसूस हो जाते हैं वो पार्ट्स रिसेप्टर कहलाते हैं। और वो जो चेंज आया है ना सिग्नल के फॉर्म में, वो चेंज क्या कहलाता है? वो चेंज स्टिम्यूलस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बच्चों वाली एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो है एक पिन चुभ गई, मुझे पिन चुभ गई या इस तरह से मेरी उंगली जल गई, कुछ भी हुआ है, तो एकदम से क्या होगा, यहाँ पर मेरी उंगलियों पर क्या होंगी, स्किन के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, वो रिसेप्टर्स क्या करेंगे? उन रिसेप्टर्स का काम होगा कि जो पिन चुभी है या जो जला है वो क्या होगा, वो चेंज आया है ना मेरी बॉडी पे, वो जो चेंज है वो स्टिम्युलस कहलाएगा। वो सिग्नल, जो सिग्नल मेरी बॉडी को मिला है कि चुभा है आपको या आपको जला है, वो क्या है? वो स्टिम्युलस है। ठीक है, और जिस पार्ट ने उस चेंज को डिटेक्ट किया है, उस स्टिम्युलस को डिटेक्ट किया है, जिसने उस चीज़ को फील किया है, वो पार्ट आपके रिसेप्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, तो मेरी फिंगर पर स्किन का ये जो एरिया है जहाँ पर पिन चुभी है या जहाँ पर जला है, वो स्टिमुलस कहलाएगा, जो कुछ हुआ है। और जिस पार्ट ने इसको सेंस किया है, जिस पार्ट ने इसको फील किया है, वो रिसेप्टर है। ठीक है, अब ये चेंज जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, अंदरूनी भी कोई चेंज आ सकता है। अंदरूनी कोई दर्द हो रहा है तो अंदर से कोई दर्द हो रहा है, या तो फिर अगर बाहर से पिन चुभी या जला है तो वो एक्सटर्नल चेंज है। ठीक है, तो इंटरनल इन्वायरमेंट का भी चेंज हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का भी चेंज हो सकता है। फिर उसके बाद कंट्रोल सिस्टम, एक था कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम हमारा पूरा क्या है, अभी ये टॉपिक खत्म हो जाए देन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कंट्रोल सिस्टम क्या है, ये जो लिखा हुआ है कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो अभी आ जाओ, रिसेप्टर हमारा हो गया। रिसेप्टर के बाद आप लोग आ जाओ कंट्रोल सेंटर। व्हाट इज कंट्रोल सेंटर? Information travels along afferent pathway to the control center which determines the approximate response and course of action. तो अब वो जो सिग्नल्स हैं, जो स्टिम्युलस है, जिसे सेंस किया गया है, जिसे हमारे रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया है, अब वो जो सिग्नल्स हैं वो ट्रैवल करेंगे अफेरेंट पाथवे से हमारे कंट्रोल सेंटर तक के। व्हाट इज़ अवर कंट्रोल सेंटर? कंट्रोल सेंटर क्या है? हमारा ब्रेन, जिसने हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखा हुआ है, इसलिए वो कंट्रोल सेंटर कहलाता है। हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम किसका है? हमारे ब्रेन का है। सो कंट्रोल सेंटर क्या हुआ? ब्रेन। अच्छा, अब वो जो सिग्नल्स थे जो डिटेक्ट हुए थे वो अफेरेंट पाथवे से हमारे ब्रेन तक के जाएंगे, हमारे कंट्रोल सेंटर तक के, यानी कि हमारे ब्रेन तक के जाएंगे। ओके, सो व्हाट इज अफेरेंट पाथवे? पाथवेज हमारी बॉडी में दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक होता है अफेरेंट, ए से अफेरेंट, एक होता है ईफेरेंट, ई से इफेरेंट। ठीक है, सो व्हाट इज अफेरेंट पाथवे? अफेरेंट पाथवे वो पाथवे होता है जिसमें सिग्नल्स ऊपर सेंसरी हमने पढ़ा था। ठीक है, सेंसरी रिसेप्टर्स से रिसेप्टर्स हमने पढ़ा था। अफेरेंट पाथवे वो होता है जिससे रिसेप्टर्स से सिग्नल्स कंट्रोल सेंटर तक के, यानी कि ब्रेन तक के जाते हैं। ठीक है, रिसेप्टर से, यानी कि उंगली पर अगर मुझे चोट लगी है तो उंगली से, उंगली के रिसेप्टर्स से ब्रेन तक के सिग्नल्स जाना कि हाँ जी चोट लगी है। ये जो सिग्नल्स रिसेप्टर से ब्रेन तक के जा रहे हैं, ये जो रास्ता होता है जिसके थ्रू वो ट्रैवल करते हैं, ये पूरा पाथवे, ये पूरा रास्ता कहलाता है अफेरेंट पाथवे। अब जब ब्रेन बदले में कि क्या करना है, जब ब्रेन उसका रिस्पॉन्स देगा उस रिसेप्टर को कि हाँ जी अगर आपको पिन चुभ रही है, अगर आपको जल रहा है, अगर आपको इस्त्री से जल रहा है आयरन से, तो आप वहाँ से उंगली हटा लो। ये जो हुक्म आपके ब्रेन ने आपको दिया है, ये जो अब सिग्नल्स वापस आए हैं कंट्रोल सेंटर से, यानी कि हमारे ब्रेन से उस रिसेप्टर तक के, जिसकी वजह से हमने उंगली उस जगह से उठाई, ये जो सिग्नल्स अब वापस आए हैं, ये पाथवे, ये रास्ता जिसके थ्रू वो सिग्नल्स वापस आए हैं ट्रैवल करके, ये कहलाएगा ईफेरेंट पाथवे। सो दीज आर द टू पाथवेज। जो सिग्नल्स हमारे रिसेप्टर ने सेंस किए, डिटेक्ट किए हैं, वो सिग्नल्स हमारे कंट्रोल सेंटर तक के जाएंगे अफेरेंट पाथवे के थ्रू। ठीक है, अब हमारा जो कंट्रोल सेंटर है वो डिटरमाइन करेगा, वो पता करेगा कि अप्रॉक्सीमेट, यानी कि असल रिस्पॉन्स उस सिग्नल के बदले क्या होना चाहिए। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया, अगर पिन चुभ रही है तो हमारा ब्रेन हमें हुक्म देगा, हमारा ब्रेन हमें उसके हिसाब से अप्रॉक्सीमेट रिस्पॉन्स देगा कि आप उंगली वहाँ से हटा लो। कोर्स ऑफ एक्शन आपको बताएगा कि आप ये काम करो, और आपके दिमाग के काम करते ही आप क्या करोगे, उंगली वहाँ से हटा लोगे, तो आपने एक्शन परफॉर्म कर लिया।
ओके, इंफॉर्मेशन सेंट फ्रॉम कंट्रोल सेंटर ट्रेवल्स डाउन द इफेरेंट पाथवे टू द इफेक्टर। देखें आ गया इफेरेंट पाथवे, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन हमारे कंट्रोल सेंटर ने वापस से नीचे को भेजी है हमारे रिसेप्टर की तरफ, वो जिस रास्ते से इंफॉर्मेशन आई है कंट्रोल सेंटर से रिसेप्टर की तरफ, वो इंफॉर्मेशन वो पाथवे क्या कहलाएगा, इफेरेंट पाथवे कहलाएगा। ओके, सो हम लोगों ने अभी दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक रिसेप्टर पढ़ा है हम लोगों ने और एक हमने कंट्रोल सेंटर पढ़ा है, ठीक है। देन लास्ट है इसका पार्ट कंपोनेंट होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म का जो है इफेक्टर, ठीक है। द इफेक्टर गिव्स रिस्पॉन्स विच बैलेंस आउट द ओरिजिनल स्टिमुलस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। इफेक्टर क्या करता है, इफेक्टर वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है, वो रिस्पॉन्स करता है जिसकी वजह से विच बैलेंस आउट द ओरिजिनल स्टिमुलस टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, जिसकी वजह से हमारा जो ओरिजिनल स्टिमुलस आया था, स्टिमुलस क्या था, जो हमें पिन चुभी थी, जो भी चेंज आया था स्टिमुलस बाहर से या अंदर से कहीं से भी किसी भी जगह पर कोई भी चेंज आए तो वो चेंज वो स्टिमुलस कहलाता है। जैसे पिन चुभी थी एक चेंज आया था, उंगली चली थी एक चेंज आया था, बुखार हुआ था एक चेंज आया था, हड्डियों में दर्द हुआ था एक चेंज आया था, वो जो चेंज आया था वो चेंज कहलाता है स्टिमुलस, ठीक है। अब ओरिजिनल स्टिमुलस को बैलेंस करने के लिए, वापस से ठीक करने के लिए, और होम्यो वो ठीक होगा तो क्या होगा, हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन होगा, सुकून मेंटेन होगा, हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी। और बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस कहलाता है, ठीक है। तो जो रिस्पांस देगा हमें, जो हुक्म आएगा ये कंट्रोल सेंटर की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग जो रिस्पांस करेगा वो कौन करेगा, वो इफेक्टर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ओरिजिनल स्टिमुलस बैलेंस होगा और हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, द मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमन दैट इज़ 98.6 फ़ारेनहाइट। मैंने आप लोगों को बताया था अगर सेंटीग्रेड में हो तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन हम लोग जो क्लिनिक्स में हमारे पास जो टेम्परेचर चेक किया जाता है वो फ़ारेनहाइट में चेक किया जाता है थर्मामीटर के थ्रू, जो 98.6 आपकी बॉडी का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। 98.6 से अगर 9900 हो जाए तो फिर बुखार स्टार्ट होता है उस पॉइंट से, फिर उसके बाद 101, 102, 103, 4 ये जो है वो सीवियर कंडीशंस होती हैं फीवर की, ठीक है। तो बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को, यानी कि सेट पॉइंट क्या है बॉडी के टेम्परेचर का, 98.6, उसको मेंटेन करके रखना। ये इसको एक एग्जांपल में लिया हुआ है, व्हेन आवर बॉडी टेम्परेचर राइजेस अबव दिस टेम्परेचर, अब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से राइज हुआ, फॉर एग्जांपल 101 हो गया, 98.6 से 101 हो गया, तो ये क्या है, ये एक स्टिम्युलस है, ये एक चेंज है, ये हमारी मेरी बॉडी में इंटरनल ये एक चेंज है, ठीक है। ये एक स्टिम्युलस है जिसे रिसेप्टर सेंस करेगा, डिटेक्ट करेगा, ठीक है। मेरी बॉडी के, मेरे ब्रेन में एक थर्मोरेगुलेटर होता है, एक पार्ट होता है ब्रेन का पूरा जिसका काम ये होता है कि वो मेरी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। तो वो मेरी बॉडी के टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा कि हाँ टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, वी स्टार्ट स्वेटिंग। तो फिर क्या होगा, कहते हैं ना जब अगर आपको पसीना आ जाए बुखार के बाद तो आप उसके बाद मतलब अच्छा हो गया, अब आपका बुखार कम हो जाएगा, पसीना आ जाए मतलब बुखार से आपकी जान छूटी, ठीक है। तो वो क्यों कहते हैं इस तरीके से, इसलिए कहते हैं कि जब मेरी बॉडी, जब मेरे ब्रेन का पार्ट थर्मोरेगुलेटर जब इस चीज़ को डिटेक्ट करेगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, फ़ौरन से वो बॉडी में स्वेटिंग स्टार्ट करवा देगा, पसीने निकलना शुरू हो जाएंगे। जब स्वेटिंग हो जाएगी तो मतलब क्या होगा, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा, ठीक है। मेरी बॉडी का टेम्परेचर कूल हो जाएगा, कम हो जाएगा, सो दैट आवर बॉडी टेम्परेचर इज़ मेंटेन्ड। इस तरीके से मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है। तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, जो एक स्टिम्युलस था जिसे रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया, फिर उसके बाद मेरे ब्रेन ने उसे सिग्नल दिया कि अब मेरे कंट्रोल सेंटर ने, मेरे ब्रेन ने उसे रिस्पॉन्स दिया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें स्वेटिंग स्टार्ट करनी चाहिए। फिर जो मेरी बॉडी के जिन पार्ट से, जिन ग्लैंड से, जिन हार्मोन्स के थ्रू, जिन एंजाइम्स के थ्रू स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, स्वेटिंग ग्लैंड्स होते हैं पूरे जिनके थ्रू स्वेटिंग हो रही है, तो वो क्या है, वो इफेक्टर हैं, जहाँ से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, जिसने हुक्म की तामील की, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, पार्ट वो इफेक्टर कहलाएगा। स्वेटिंग हुई तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो गया, इस तरीके से मेरी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, स्टेबल, जो मेरा स्टिम्युलस था वो बैलेंस हो गया, ठीक है, और मेरी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस था वो मेंटेन हो गया। सो ये था मैकेनिज्म ऑफ होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।